नमस्कार। पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था कि क्या आप जानते हैं, यानी लिंगानुपात के बारे में पढ़ा था। साक्षरता दर। साक्षरता किसी राज्य जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 75.26% है, महिलाओं की 53.67% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। यानी लोग व्यवसाय करते हैं, अब उनकी कैटेगरीज बना दी, यानी जो प्राथमिक व्यवसाय करेंगी, कौन से द्वितीय और कौन से तृतीय, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं शामिल है। क्या आपको पता चला? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन तथा खनन, यानी कोई व्यक्ति स्वयं से कोई कार्य कर सकता है, किसी का उत्पादन, है ना, जैसे कि खेती कर रहा है, पशु पाल रहा है ना, वृक्ष का रोपण कर रहा है ताकि वो वृक्ष कल को बड़े होंगे, है ना, और उन्हें फल प्राप्त होंगे। मछली पालन कर रहा है, खनन कर रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और द्वितीयक में क्या? अब उन्हीं कच्चे माल का उपयोग करके वो पक्के में बदल रहा है ना, जैसे कि उद्योग बना रहा है, भवन निर्माण कार्य कर रहा है ना, कच्ची सामग्री से, कच्चे माल से पक्के माल में बदल रहा है उसको। तृतीयक में परिवहन करना, है ना, उनका यातायात, संचार करना, वाणिज्य, है ना, कॉमर्स के बारे में, प्रशासन कैसे, क्या सेवाएं हैं, ये सारे तृतीयक क्षेत्रों में। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं हमारा भारत विकासशील देश है या विकसित देश है? जी, विकासशील देशों में आता है, यानी हमारे यहाँ प्राथमिक क्रियाकलापों का अनुपात अधिक है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। यानी अगर किसी क्षेत्र के 100 लोग हैं, उसमें से 64 लोग क्या करेंगे? कृषि कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है 64%, पूरी भारत की जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है ना, लोगों की जनसंख्या का। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों को निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। यानी अगर लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो वो काम क्या करेंगे? अगर लोग स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो उनकी उत्पादनशीलता कैसे बढ़ेगी? वो किस प्रकार से अपनी जीविका को चलाएंगे? इसलिए स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1000 25 थी, 2001 में घटकर प्रति 1000 8.1 रह गई, जो कि एक अच्छी बात है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई। यानी इससे हमें पता लगता है कि हमारी मेडिकल व्यवस्थाएं, खाने की प्रति, है ना, हमारी खाद्य सामग्रियां जिनमें, और मेडिकल, ज़्यादातर मान सकते कि मेडिकल जो सुविधा है उनमें बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल सुविधाएं जो कि पहले अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो रही है धीरे धीरे, है ना। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है।
महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पानी, पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। आज भी ये सारी सॉल्व नहीं हुई है प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, जैसे कि कहीं पानी की सही शुद्ध पानी की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण लोगों में अनेक सी संक्रामक बीमारियां, जिससे डायरिया, हैजा, है ना। पानी अगर सही नहीं मिलेगा तो भी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। मच्छर फैल रहे हैं, कीटाणु, है ना। जगह पर नालियाँ खुली हुई है, जिससे मच्छर का संक्रमण बढ़ रहा है। बीमारियाँ हो, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, है ना। यानी बहुत प्रकार की बीमारियाँ हो रही है। इनसे बचाव के लिए हमारी सरकार को, हमें सबसे पहले तो जन जागरूकता होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम जन जागरूकता बढ़ाएं और लोगों को इसके बारे में अवेयर करें कि वो शुद्ध पानी, है ना, छान कर या फिर शुद्ध करके पानी का उपभोग करें। इस प्रकार की सुविधा। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। यानी 10 से 19, जैसे कि जो कि आप हो, है ना, 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों, आपके जैसे ही 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, है ना, किशोर। ये भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो जाता है। कुपोषण यानी कु प्लस पोषण, जिसके पोषण में कुछ कमी आ रही है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त है। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है, यानी खून की कमी। रक्तहीनता का मतलब विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। एक तो गरीबी भी इसका मुख्य कारण है।